हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की क्लासेस। जनरल साइंस मैं आपको अपनी पहली क्लास से ही बताते आ रही हूँ कि हम किस तरीके का अप्रोच अपनाएंगे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बेसिकली जनरल साइंस के ऊपर हम फोकस करेंगे ऑन बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स ही अगर हमारे ठीक होंगे, बेसिक ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यूपीएससी के लिए जनरल साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से ही। आपने इस साल का पेपर देखा होगा, पिछले साल के पेपर देखे होंगे, कहीं हमेशा वैरी करते हैं क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में। तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, इजी तरीके से उन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो टॉपिक्स को समझने में। ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई साइंस जो है बहुत ही उसमें कोई इमोशन नहीं है, साइंस सब्जेक्ट में उसको हमेशा रट्टा मारना पड़ता है। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट है उनको तो समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस का क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से साइंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साइंस हमारे हर जगह है, पूरे एनवायरनमेंट में है। कहीं भी देख लीजिए, यहाँ माइक में देख लीजिए, मेरे स्पेक्स में देख लीजिए, आप चश्मा लगाते हैं उसमें देख लीजिए, जिस कैमरे के सामने मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें देख लीजिए, वो सब साइंस है। एवरीथिंग इज साइंस। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारा जो है हमारे आसपास साइंस है। तो हमें बस थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट कर देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन से चीजों को देखेंगे तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे समझने में कि साइंस क्या है, साइंस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों यूपीएससी साइंस पे इतना ज्यादा जोर देता है, इतने सारे क्वेश्चंस हर साल पूछता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सेल पढ़ा, टेक्सोनॉमी पढ़ी कि किस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स जो है, बहुत सारे जंतु, बहुत सारे पादप जो है वो आए, वो अर्थ पे कितने सारे हैं, उनको किस तरीके से अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से उनको नाम दिए गए, कितने किंगडम थे, कितने तरीके के उनको क्लासिफाई किया गया। प्लांट किंगडम पढ़ा हमने, एनिमल किंगडम पढ़ा हमने, और अब प्लांट के पार्ट्स पढ़े हमने, विटामिन्स पढ़े, बायोमोलिक्यूल्स पढ़े। बायोमोलिक्यूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते एक वर्ड में। लाइफ एक ग्रुप है, बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट और उसके पार्ट्स। प्लांट एंड इट्स पार्ट्स, पौधों के अंग और उसके कार्य, यानी कि पौधों का क्या काम होता है, वो किस तरीके से हमारे काम आते हैं, उनके क्या क्या अंग होते हैं। जिस तरीके से मानव शरीर के अंग हैं, जैसे आईज हो गया, आंखें हो गई, लिवर हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गई। ठीक है, इस तरीके से जैसे मानव शरीर के अंग हैं वैसे ही प्लांट के भी अंग हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे पौधों के अंग और उसके कार्य। अब पौधों का क्या महत्व है, क्यों पौधे इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए। कभी सोचा है आपने, सोचा कि अगर प्लांट नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा, तो उसे कौन ले रहा होता? कार्बन डाइऑक्साइड होती पूरे एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमारी जीने का एक बेसिक, हमारे जीने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो कहां से आती है? प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स ही नहीं होते तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी नहीं होता। दूसरी चीज, प्लांट जो है, तो प्लांट्स अगर नहीं होते तो खाना भी नहीं खा पाते। ये गेहूं, चावल, मक्का, फ्रूट्स जो है अलग अलग तरीके के, वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां, फल, ये सारी चीजें कहाँ से आती है अगर प्लांट ही नहीं होते तो? अगर प्लांट ही नहीं होते तो सारी जमीनें बंजर पड़ी होती, कोई लाइफ ही नहीं होती। फिर मानव शरीर किस पे जीता? क्या सिर्फ फ्लैश पे जीता? नहीं, फ्लैश तो कहां से आता है? फ्लैश खाने के लिए जो एनिमल होता है वो जैसे फूड चेन बढ़ती जाती है, लेकिन नीचे वाले लेवल पे तो प्लांट खाने वाले होते हैं ना, जो जंतु प्लांट खाते हैं, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है,
तो वो कहां से आते? अगर वही नहीं होते तो ऊपर वाले जो कार्निवोर्स हैं वो भी नहीं होते, कार्निवोर्स नहीं होते तो हम कैसे जिंदा रहते? तो हम प्लांट्स के बिना, पौधों के बिना अपनी इस जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज ऐसा टाइम आ गया है कि हमें इन पौधों को बचाने के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर देश में इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है, प्लांट्स को काटा जा रहा है इसीलिए पोल्यूशन हो गई है। बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स थे वो मरुस्थलों में तब्दील हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन इतना हो रहा है कि प्लांट्स को काटा जा रहा है, उनका जो जमीन है उनको साफ किया जा रहा है। इस वजह से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है तो आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है हर साल राइज करता है, गर्मी ज्यादा होती है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्लांट्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, प्लांट्स को हम इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जो जागरूकता बढ़ी है, कैंपेन्स होती हैं, वन महोत्सव होते हैं। 1950 में आपने पढ़ा होगा कि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, के.एम. मुंशी थे जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव शुरू किया था, जो आज तक भी मनाया जाता है। ठीक है, इस साल ये न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इस साल कोरोना का टाइम चल रहा था, तो इस साल वन महोत्सव नहीं मनाया गया। और वन महोत्सव में करते क्या है? अलग अलग पेड़ लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए जाते हैं पूरे देश में 1 से 7 जुलाई, 1 हफ्ते तक। ठीक है, ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पढ़ लेनी चाहिए। करंट, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरू किया, कौन से सन में शुरू हुआ वन महोत्सव। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी करंट को स्टैटिक से जोड़कर पूछती है। तो आइए हम और पढ़ते हैं कि प्लांट के क्या पार्ट्स हैं, प्लांट के क्या महत्व हैं। ठीक है, पौधों के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? पौधों का मूल भाग, पौधों के 5 मूल भाग होते हैं। पहला है लीव्स यानी कि पत्तियां, लीव्स यानी कि पत्तियां। दूसरा है स्टेम यानी कि तना, फिर है रूट्स यानी कि जड़, फिर है फ्लावर्स फूल, फिर है फ्रूट फल। तो प्लांट के बेसिक, प्लांट में वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जाइलम, फ्लोएम, टहनियां और छोटी छोटी टहनियां। फूल के भी बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन प्लांट के, पौधों के मूल भाग अगर आपसे पूछे जाए तो वो 5 ही हैं, जो है लीव्स, पत्तियां, तना, जड़, फूल और फल। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पत्तियां, लीव्स, लीव्स क्या होती हैं और लीफ के फंक्शन क्या होते हैं। पत्तियों के क्या फंक्शन होता है, पत्तियां किस लिए जरूरी होती हैं, और अगर पत्तियां नहीं होती प्लांट में तो क्या होता। लीफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैरी आउट करती है, जो कि है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता तो पौधा जो है वो सनलाइट से खाना नहीं बना पा रहा होता। ठीक है, और खाना नहीं बना पा रहा होता तो हमें नहीं मिल रहा होता वो खाना। तो ये पूरी साइकिल चलती है। तो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। कैसे मदद करती है? लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा और क्लोरोफिल मिलके सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जहां पे लीफ सेल्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं, फूड में तब्दील करते हैं। फूड क्या है? ये शुगर होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब एक और टर्म आपने पढ़ी होगी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी का निकलना यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। पत्ती से पानी का निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है? वाटर को, पानी को रूट्स पे पहुंचाने में मदद करता है। ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होता तो पानी रूट तक नहीं पहुंच पा रहा होता।
ठीक है। तो हर कार्य अपना अपने तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट में। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे माउथ में हम मुंह में अगर चबा नहीं पा रहे होते तो वो खाना ढंग से जाके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता स्टमक में। वैसे ही पत्ती के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो खाना बन रहा है शुगर और ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है। ठीक है। और रूट की तरफ जो है पानी पहुंच रहा है। ठीक है। क्योंकि पानी तो पूरी पार्ट को चाहिए ना प्लांट के। अब पत्तियों के कौन से पार्ट्स हैं? सॉरी, ये प्रकार हो गया, पार्ट्स। ये प्रकार नहीं है, पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों के भाग। ठीक है। पत्तियों के भाग, पत्तियों के मेन भाग कितने होते हैं? वेन यानी कि नस, ये होती है, ये वेन हो गई, ये वेन हो गई, ये वेन हो गई। ठीक है। ये नोड हो गई यानी कि गांठ, जहां से पत्ती टहनी से जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं गांठ। ठीक है। और पिटियोल, जो पार्ट, डंठल, जो टहनी, जो पूरा ये पार्ट होता है जहां से पत्ती शुरू होती है उससे पहले उसे बोलते हैं डंठल। और मिडरिब, ये बीच वाली जो लाइन होती है पत्ती के अंदर उसे बोलते हैं मध्य शिरा। ठीक है। तो लीफ के, पत्ती के मेनली 1 2 3 4 भाग हैं, नस, गांठ, डंठल और मध्य शिरा। ठीक है। अब क्या होता है कि जो पिटियोल होता है, पिटियोल मैंने आपको बताया था क्या होता है, पिटियोल मैंने आपको अभी बताया था। डंठल, डंठल क्या होता है? वही वो शॉर्ट स्टेम होती है, वो छोटी टहनी होती है जो लीफ को अटैच करती है मेन ब्रांच के साथ। देखिए ऐसे, ये छोटी टहनी है, ये लीफ को मेन ब्रांच के साथ अटैच कर रही है। तो डंठल क्या है? ये काम करता है, जो मेन टहनी है उसके साथ अटैच करता है पत्ती को। फिर है नोड, मतलब कि गांठ। गांठ क्या करता है? गांठ वो रीजन है जहां से नई ब्रांचेस, नई पत्तियां उगती हैं। ठीक है। यहां से, ये देखो, ये देखिए, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां से नई पत्ती उगती है। नोड वो ब्रांच, गांठ वो ब्रांच, वो जगह होती है जहां से नई पत्ती उगती है। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है? बेबी लीफ, छोटी लीफ, छोटी स्टेम, जिसकी वजह से आगे प्लांट की और ग्रोथ होती है। छोटी पत्ती या छोटी स्टेम को एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। बर्ड तो आपको बर्ड आपने सुना होगा कि बर्ड क्या होता है कि बर्ड से ही फ्लावर बनता है। बर्ड एक ऐसी चीज होती है जो छोटी चीज होती है और उससे ही फिर नया प्लांट का कोई भी पार्ट बनता है, पौधे का कोई भी भाग बनता है। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड वो चीज होती है जिससे नई पत्ती, छोटी पत्ती या फिर छोटी स्टेम निकलती है। मिडरिब, मिडरिब क्या होता है? मिडरिब ये बीच वाला भाग, ये होती है मिडरिब यानी कि मध्य शिरा। मध्य शिरा बीच वाला भाग होता है पत्ती का। लार्ज सेंटर वेन फ्रॉम विच ऑल अदर लीफ वेन्स एक्सटेंड। अब आते हैं हम लीफ के बाद स्टेम पर। स्टेम क्या होता है? तना। तना, तना जो है मेन एक्सिस है प्लांट का, पौधे का मेन भाग, पौधे का मेन पार्ट तना होता है। ये रहा, ये जो है ये पूरा यहां तक, यहां से तो रूट शुरू हो गई, ये पूरा तना है। ठीक है। अब तने के कितने पार्ट होते हैं? तने से ही आपने देखा होगा कि एक मेन तना होगा, एक मेन स्टेम होगी और वहीं से नए पार्ट्स निकल रहे होंगे, नई स्टेम निकल रही होगी, फिर स्टेम से लीफ निकल रही होगी। ठीक है। फिर उन लीफ के उधर ही फ्रूट लग रहे होंगे। तो इसी तरीके से ब्रांचेस बढ़ती है। तने के कितने भाग हैं? तना, स्टेम जो है वो प्रोवाइड करती है साइड ब्रांचेस फ्रॉम लेटरल बर्ड्स। जैसे कि ये साइड ब्रांच निकल रही है, साइड ब्रांच निकल रही है, साइड ये वो निकल रहा है, ये साइड कली निकल रही है। अब तने के अंदर भी नोड्स होती हैं। नोड्स क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था। नोड्स वो होती हैं जहां से नई लीफ अराइज होती है, जहां से नई लीफ अराइज होती है, मतलब डंठल।
ठीक है। इंटरनोड भी होती है, इंटरनोड इज अ रीजन बिटवीन नोड्स। इंटरनोड, ये नोड एक यहाँ पे, ये दूसरी नोड, इसके बीच में जो जगह है, इसके बीच में जो ये चीज है, इसे बोलेंगे इंटरनोड। ठीक है। अब तने के और कितने भाग होते हैं? टर्मिनल कली, एपिकल बड। टर्मिनल कली क्या होती है? टर्मिनल कली वो होती है, वो आखिरी कली जिसके आगे जो पौधा है वो नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ वो, टर्मिनल का क्या मतलब होता है? जहां पे चीजें खत्म हो रही होती हैं, तो टर्मिनल कली वो होती है जिससे आगे पौधा नहीं बढ़ रहा होता है। एक्सिलरी बड, पार्श्विक कली। एक्सिलरी बड जो साइड वाली होती हैं, जो ऐसे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ठीक है। फिर नोड, ग्रंथि, अभी आपको बताया मैंने। और दो नोड के बीच में जो एरिया होता है वो इंटरनोड होता है। तो ये तो हो गया लीफ का पार्ट, पत्ती का। ये हो गया स्टेम। अब हम नेक्स्ट जो अपना पढ़ेंगे, और स्टेम में क्या होता है, स्टेम के अंदर और क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो स्टेम को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। तना आपने देखा होगा, तना आपने किसी भी पेड़ का तना देखा होगा, तना बीच में होता है। तो तना पूरे प्लांट के भाग को जोड़ता है, लीफ को जोड़ता है, पत्ती को जोड़ता है, फल को जोड़ता है, फूल को जोड़ता है। एक तना ही पूरे प्लांट को जोड़ता है। ठीक है। तो तने से ही सारी चीजों का आदान प्रदान हो रहा होगा। तना ही लीफ को पानी दे रहा होगा, तना ही नीचे जाके जड़ को पानी दे रहा होगा। किस तरीके से, कैसे, क्या ऑर्गन होता है तने के अंदर, कौन सा अंग है ऐसा जिसकी वजह से तना पूरे प्लांट को पानी पहुंचा रहा होता है? सिर्फ पानी ही नहीं, न्यूट्रिएंट भी पहुंचा रहा होता है। कैसे? स्टेम के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज, जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्लांट नया बढ़ता गया, इवॉल्व होता गया, तो वैस्कुलर टिश्यूज बनते गए। वैस्कुलर टिश्यू कौन से थे? दो वैस्कुलर टिश्यू थे, जाइलम था, फ्लोएम था। जाइलम पानी पहुंचा रहा था, फ्लोएम न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा था। तो वैस्कुलर टिश्यू इस तने के अंदर ही होते हैं, स्टेम के अंदर ही होते हैं, पानी पहुंचाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए लीव्स को, ताकि फोटोसिंथेसिस ढंग से हो सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ढंग से हो सके। ठीक है। कुछ प्लांट स्पीशीज में स्टेम खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती हैं और कभी कभी खाने को स्टोर करती हैं, खाने को, जो न्यूट्रिएंट है उनको स्टोर करती हैं। कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है, सारी स्पीशीज में नहीं होता। कुछ प्लांट की स्पीशीज में ऐसा होता है कि वो खाने को स्टोर करती हैं, जैसे कि ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? आपने शकरकंदी देखी होगी। शकरकंदी एक तरीके की स्टेम ही है, शकरकंदी एक तरीके की स्टेम ही है, लेकिन वो हम शकरकंदी को खा सकते हैं। अब आप हर प्लांट की स्टेम को तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो खाने लायक नहीं होती। लेकिन शकरकंदी एक तरीके की ट्यूबर है, एक तरीके की स्टेम है जो खाने को स्टोर करके रखती है, इसीलिए वो एडिबल है, इसीलिए हम उसे खा सकते हैं। ये रही शकरकंदी। ठीक है। अब यहां आप देखेंगे, ये स्टेम का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है। यहाँ पे आप जाइलम देखेंगे, जाइलम ऐसा दिखता है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम। ठीक है। ये ग्राउंड टिश्यू है, आंतरिक उत्तक, ये त्वचीय टिश्यू है, डर्मल टिश्यू, यानी कि सबसे बाहरी लेयर जो होती है, एपिडर्मिस लेयर प्लांट की, उसे बोलते हैं त्वचीय उत्तक। तो ये वो है। उसके बाद क्या, कौन से आते हैं? ग्राउंड टिश्यू आते हैं, आंतरिक उत्तक आते हैं, फिर हमारा वैस्कुलर सिस्टम शुरू हो जाता है वैस्कुलर टिश्यू के साथ। तो सबसे अंदर होते हैं जाइलम, फिर होता है फ्लोएम। ठीक है। अब ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ और नहीं तो इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ठीक है। अब हम अपने तीसरे भाग पे आते हैं, रूट्स, जड़ें। ऐसा बोला जाता है अगर हमारी जड़ें ही मजबूत नहीं है तो हमारे आगे का भाग भी मजबूत नहीं होगा। यानी कि अगर पौधे की जड़ मजबूत नहीं है तो पौधा जल्दी गिर जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, जल्दी मर जाएगा। ठीक है। तो जड़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं एक प्लांट के अंदर। रूट जो है सपोर्ट करती है प्लांट को सॉइल में
गड़े रहने के लिए। जड़ें मिट्टी में गड़ी रहती हैं और मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेती हैं, मिट्टी से पानी लेती हैं, ठीक है, और प्लांट तक पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट एक स्टेबल जगह पर खड़ा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ सकते हैं प्लांट, नहीं, प्लांट को एक स्टेबल जगह चाहिए वहां पे टिकने के लिए। तो वो कौन देता है? वो जड़ें देती हैं, रूट्स देती हैं। रूट्स क्या करती हैं? अभी मैंने बताया कि वाटर भी एब्जॉर्ब करती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी फ्रॉम सॉइल। मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर दोनों एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। और रूट्स क्या हेल्प करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं रूट हेयर बनाने के लिए। जैसे ये रूट है, आपने देखा होगा, ये रूट है, इसके ऊपर स्टेम शुरू हो जाएगी, ये स्टेम, ये लेटरल रूट, ये पार्श्व जड़ है साइड वाली, ठीक है। ये प्राइमरी रूट वो होती है जो मेन रूट होती है बीच में। प्राइमरी रूट जैसे स्टेम सारे अलग अलग नोड्स को निकाल रही थी, वैसे रूट के अंदर, जड़ के अंदर प्राइमरी रूट होती है जो जहां से साइड लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं। फिर लेटरल रूट्स के बाद रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स में रूट टिप और रूट कैप, जड़ का शीरा, ठीक है। ये रूट हेयर्स ही मदद करते हैं पानी और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में मिट्टी के अंदर से। रूट हेयर, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसको इस स्लाइड में डाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं। रूट हेयर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से। मैं अभी आपको बता चुकी हूं कि मेन काम रूट का यही होता है और रूट में भी रूट हेयर्स ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये रहे, ये क्या करते हैं? वाटर और एयर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट हेयर्स सॉइल के मिट्टी के अंदर से। आपने देखिएगा यहां पे, ये एयर हो गई, ये मिट्टी हो गई, तो यहां से ये मिट्टी के कणों में से पानी और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आगे रूट सिस्टम। अब 3 तरीके के रूट सिस्टम होते हैं। रूट्स भी हैं, वो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके की रूट्स होती हैं। सब पौधों में सेम तो नहीं होते, जैसे हम ह्यूमंस में हम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हाथ होते हैं, सबके सेम हाथ तो है नहीं कि सबके सेम दिखने वाले हाथ तो है नहीं, किसी के हाथ बड़े हैं, किसी की उंगलियां छोटी हैं। वैसे ही रूट्स में भी 3 तरीके की रूट्स होती हैं। कुछ प्लांट्स में सिंगल रूट होगी, एक ही रूट होगी, कुछ प्लांट में मुख्य जड़, यानी कि जैसे गाजर, कुछ प्लांट में गाजर टैप रूट का एग्जाम्पल है। टैप रूट यानी कि मुख्य जड़, सिर्फ एक ही जड़ होगी, मुख्य जड़। फिर आती है ग्रासेस। घास में आपने देखा होगा फाइबरस रूट्स होती हैं, फाइबर युक्त जड़, मतलब बहुत सारी ऐसे फाइबर होगा उन जड़ों के अंदर। तीसरा होता है कुछ प्लांट्स में प्रॉप रूट्स होती हैं, मूल जड़ होती हैं, ये रही मूल जड़ें, ठीक है। कौन से प्लांट में होती हैं? एडवेंटिशियस रूट का पार्ट होती हैं ये, ठीक है। तो 3 तरीके की रूट सिस्टम हमने पढ़े। टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है और प्रॉप रूट्स होता है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा वो कर रहा है आज, रुकावट के लिए खेत चाहूंगी। फिर आता है कि बारहमासी पौधा। बारहमासी पौधे क्या होते हैं? इंग्लिश वालों के लिए पेरेनियल प्लांट्स। इनके अंदर क्या होता है? ये एक्सेप्शन है, पेरेनियल प्लांट्स के अंदर रूट स्टोरेज की तरह एक्ट करती है, यानी कि खाने को स्टोर करती है, ठीक है। और शूट सिस्टम इसका हर साल बढ़ता रहता है। कुछ ऐसे आपने पौधे देखे होंगे कि जिसका तना एक बार बढ़ गया, उसके बाद उसकी ब्रांचेस ही बढ़ती हैं, तने पे कोई असर नहीं होता। लेकिन पेरेनियल प्लांट्स, बारहमासी जो पौधे होते हैं, उनका शूट सिस्टम हर साल बढ़ता रहता है, हर साल अलग तरीके से बढ़ता है, ठीक है, और रीग्रो करता है। जैसे कि घास, आपने घास देखी होगी, वो हर साल स्प्रिंग या फिर समर में, स्प्रिंग और समर में डाई हो जाती हैं,
स्प्रिंग और समर में ग्रो और ब्लूम करती हैं और ऑटम और विंटर में मर जाती हैं। ऐसा ग्रास के साथ होता है। ग्रास एक एक्सेप्शन है, ग्रास एग्जांपल है पेरिनियल प्लांट्स का। और पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं? बारहमासी पौधे जिनका शूट सिस्टम यानी कि स्टेम हर साल बढ़ती है, हर साल अलग तरीके से बढ़ती है। मतलब विंटर्स और समर्स में वो बढ़ेंगी, ऑटम में वो मर जाएंगी, ठीक है, पतझड़ में वो झड़ जाएंगी। अब आते हैं हम चौथे पार्ट पे, जो है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे, फूल सबको पसंद होते हैं, फूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं पे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का। फूल क्या होते हैं? सोल फंक्शन। फूल इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? आपने देखा है कि हर पौधे का फूल दिखने में कितना सुंदर होगा, पिंक कलर का होगा, रेड कलर का होगा, बहुत ज्यादा सुंदर होगा। वो क्यों होता है? वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। अभी जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि द सोल फंक्शन ऑफ फ्लावर इज क्या सोल फंक्शन होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वहीं से ही नए फूल का, नए पौधे का जन्म होता है, वहीं से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो सोल फंक्शन ऑफ फ्लावर विच इज द शोइएस्ट पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा दिखने वाला पार्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है इसका काम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। ये रहा प्लांट, ये रहा फूल। फूल के पार्ट क्या होते हैं? स्टेमन, पुष्पकेसर। स्टेमन होता है मेल पार्ट, स्टेमन और एंथर में पोलन्स होते हैं। ये मेल पार्ट है स्टेमन का। इस फूल के ऊपर, फूल ऐसे होगा, फूल का ऊपरी भाग जो होगा, जहां पे आपने पोलन्स देखे होंगे, पोलन्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन होता है, उसी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक प्लांट के अंदर। डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो अभी आप बस ये देखिए कि मेल पार्ट को क्या बोलते हैं। प्लांट के मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, और स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ये रहा एंथर, ये ऊपर वाला भाग, फिलामेंट ये रेशा। एंथर यानी कि परागकेसर, परागकण जिसके अंदर बनते हैं वो एंथर होता है, और फिलामेंट रेशा। ये एक फिलामेंट लंबी सी डंडी होगी जो सपोर्ट कर रही होगी एंथर को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहां पर ये फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा होगा, ये पिस्टल है, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। पुष्प योनि, ये स्टेमन है, ये मेल पार्ट है, पुष्प केसर। पेटल्स, कोरोला, हिंदी में पंखुड़ी, हिंदी वालों के लिए पंखुड़ी। सेपल्स ये इधर होते हैं, बाह्यदल पुंज, ठीक है, कैलिक्स, और यहां पे ये सपोर्ट देने के लिए होते हैं ये डंडी, पेडिसल। तो इस पिस्टल के अंदर, ये जो पूरा पिस्टल है, इस पिस्टल के अंदर यहां पे स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर ही एग प्रेजेंट होते हैं, एग, और स्टिग्मा के अंदर ही जाता है परागकण। जो पोलन होता है वो स्टिग्मा के अंदर ही जाके फर्टिलाइज करता है और जायगोट बनाता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये टिपिकल एक प्लांट का पार्ट है। तो अभी आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे किस चीज में, कि मेल पार्ट, कहीं मेल पार्ट पिस्टल तो नहीं, इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। मेल पार्ट है स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर, फिलामेंट, और फीमेल पार्ट है पिस्टल के तीन पार्ट है। पिस्टल यानी कि पुष्प योनि, और स्टेमन यानी कि पुष्प केसर। पुष्प योनि के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स क्या करते हैं?
फ्रूट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर वाइटामिन होते हैं। अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और फ्रूट्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स कहाँ से बनता है? फ्रूट एक फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फ्रूट जब नया पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रूट बन रहा है, तो वो क्या होता है? फ्रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक पौधे का सारा न्यूट्रिएंट स्टोर होता है, सारा खाना स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो फ्रूट खाना चाहिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, डाइट अच्छी रखनी है तो फ्रूट खाना चाहिए। खाना तो खाना ही चाहिए, लेकिन साथ में फ्रूट्स भी लेने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स का बेनिफिट अलग से होता है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड होते हैं। कुछ फ्रूट्स में एक सीड होगा, जैसे कि मैंगो, आपने मैंगो में देखा होगा कि एक ही गुठली होती है। कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे कि गुआवा यानी कि अमरूद के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं, बीज। वो बीज फंस भी जाते हैं कभी कभी हमें खाते हुए, किसी किसी को पसंद नहीं है तो वो निकाल कर खाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग पौधों के अलग अलग तरीके के फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, अब फ्रूट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये आपने फ्रूट देखा होगा, ये आड़ू जैसा दिख रहा है, या आप सबने आड़ू खाया होगा। ठीक है, ये आड़ू जैसा दिख रहा है। तो मेन बेसिक जो पार्ट है फ्रूट का, उसका स्ट्रक्चर है फ्रूट का, वो क्या है, कैसा होता है? बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है पेरिकार्प, बीज कोश या फली, मतलब जिसके अंदर फ्रूट अनक्लोज्ड होता है, फ्रूट जिससे प्रोटेक्टेड होता है। बाहर वाला जो कवरिंग है, बाहर की लेयर है, उसे बोलते हैं पेरिकार्प, बीज कोश। ठीक है, अंदर वाला पार्ट होता है सीड, बीज। अंदर वाला पार्ट होता है सीड, बीज। ये बीच वाला होता है एंडोकार्प। ये यहां बीच वाला होता है एंडोकार्प, और ये बिल्कुल इससे सटा हुआ होता है मीजोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प, जब मैं आपको अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन कौन सा भाग, जब फ्रूट बनने जाता है तो एपिडर्मिस यानी कि पेरिकार्प कौन सा पार्ट बनाता है। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि पेरिकार्प ओवरी की वॉल होती है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी ऐसी दिखती है प्लांट की, इसके अंदर एग होते हैं। तो जब ये ओवरी डिवाइड करेगी, इसके अंदर पोलन पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, नया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो जब ये ओवरी अपनी स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो ये पेरिकार्प का स्ट्रक्चर लेगी, यानी कि ये तब भी एग्स को प्रिवेंट कर रही थी और अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद भी ये पेरिकार्प बन जाती है। तो फ्रूट को प्रिवेंट करने के, फ्रूट की कवरिंग बन जाती है, फ्रूट के इंटरनल कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए काम आती है। तो पेरिकार्प इज द ओवरी वॉल जो सराउंड करती है सीड को। ठीक है, इट हैज 3 रीजन्स। पेरिकार्प के 3 रीजन हैं, वो है एक्सोकार्प, एपिकार्प और मीजोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प के तीन वो है रीजन्स, एक्सोकार्प, एपिकार्प और मीजोकार्प। ये रहे, ये फ्रूट होगा, यहां पे बीच में सीड होगा। तो ये पेरिकार्प के 3 रीजन, एक्सोकार्प, ये मीजोकार्प। ठीक है, और सबसे अंदर वाला एंडोकार्प। एक्सोकार्प आउटर पार्ट, स्किन, बाहरी लेयर फ्रूट की, मीजोकार्प बीच वाला पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जो मीजोकार्प होता है वो मेनली फ्लैश मतलब जूसी पार्ट होता है। आपने मैंगो के अंदर देखा होगा, मैंगो का छिलका उतारते हैं, छिलके के बाद जो पल्प होता है, जो जूसी पार्ट होता है, वो मीजोकार्प होता है। और ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स के अंदर मीजोकार्प जो होगा जूसी होगा, फ्लैशी होगा, खाने लायक होगा। ठीक है, फ्लैश ऑफ फ्रूट। और एंडोकार्प जो होता है सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, और एंडोकार्प के अंदर ही जो फ्रूट का सीड है वो एनक्लोज होता है। फ्रूट का सीड है वो उस एंडोकार्प के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने 5 पार्ट पढ़े अपने मेन बेसिक पार्ट। ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से ऐसा डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेन पार्ट क्या है, कौन से पार्ट है, लीफ, स्टेम,
रूट, फूल और फल। अब हम आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट का, जब हम प्लांट का रेस्पिरेशन देखेंगे तो किस तरीके से प्लांट के रिप्रोडक्शन में फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, स्टेमन और पिस्टल, इनका काम आता है। ठीक है, किस तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर किस तरीके से खाने के और पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए वैस्कुलर टिश्यूज का काम आता है, तो वो हम अपने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।